बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि जो यूथ सेट का टेस्ट है बेसिकली वो है क्या, या आप ये कहने का जो यूथ सेट का टेस्ट है, इस टेस्ट को अटैम्प्ट देने के लिए एचएससी के कौन से रूल्स हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है, या एचएससी की तरफ से कौन सा सिलेबस है जिसको फॉलोअप करके आपने अपनी जो है तैयारी करनी है, या आप ये कहने का जो यूथ सेट का टेस्ट है इसकी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन क्या है, या एक सबसे बड़ी बात कि जो यूथ सेट का टेस्ट है इसको अटैम्प्ट करने के लिए कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो उसको फॉलो अप करने से आपके जो मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आप कम वक्त में आप उसको अटैम्प्ट भी अच्छे से कर लेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरी आने वाली ऐसी एजुकेशनल जो वीडियोज़ हैं, खासकर सीएसएस या पीएमएस को लेकर, या जॉब रेलेवेंट या एंट्री टेस्ट रेलेवेंट, वो वीडियोज़ आप तक एक बर वक्त पहुँचती रहें ताकि आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सकें और हमारा जो वीडियो बनाने का सिलसिला है इसी तरह से जारी और सारी रहे। तो अब बात कर लेते हैं कि जो यूथ सेट का जो टेस्ट है बेसिकली इसका इनिशिएट क्या है, या इसकी बेसिक्स क्या है, या इसको स्टार्ट करने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि जो यूथ सेट का जो स्टैंड बाय है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को इसके स्टैंड बाय के मतलब ही नहीं मालूम होता। तो जो हमारा यूथ सेट का जो वर्ड है ये बना है 4 स्पेल से मिलकर। यू से बनता है अंडर ग्रेजुएट, एस से बनता है स्टडीज़, ए से बनता है एडमिशन और टी से बनता है ए टेस्ट, यानी कि ये बनता है अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट। तो ये तो हो गया इसका स्टैंड बाय। तो अब बात कर लेते हैं कि जो यूथ सेट का टेस्ट है तो इसका जो सिलेबस है वो एचईसी ने क्या दिया है, या आप ये कह लें कि इसको अगर आपने तैयार करना है तो एचईसी के सिलेबस को अपने फॉलो करना है। तो अब आप देखेंगे एक स्क्रीन पर एक इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। उस इंटरफेस पे एचईसी ने जो आपके 100 मार्क्स की जो डिवाइडेशन है वो दी गई है कि 100 मार्क्स को आपने अटैम्प्ट कैसे करना है। इसका ओवरऑल जो सिलेबस है उसने उसमें बताया है कि आपका कौन सा पोर्शन कितने नंबर का है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो 100 नंबर में जो आपका पहला पोर्शन है वो है वर्बल एबिलिटी, वो आपकी 20 मार्क्स की है। फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी है वो आपकी 25 मार्क्स की है। फिर आपका सब्जेक्ट बेस है, फिज़िक्स वो 10 नंबर का है, फिर केमिस्ट्री वो 10 नंबर का है, फिर मैथ आपका है वो आपका 10 मार्क्स का है। तो ये टोटल अगर कैलकुलेट करें तो ये आपके 75 मार्क्स बनते हैं जो आपके एमसीक्यूज़ बेस्ड है। और फिर 25 मार्क्स जो हैं वो आपके एसेस बेस है। उसमें आपका आर्गूमेंट बेस है वो 15 मार्क्स का है। फिर आपका नैरेटिव बेस ऐसे है वो 10 मार्क्स का है। तो इसी सिलेबस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारी वर्बल एबिलिटी है वो 20 मार्क्स की है। एचईसी ने इसकी भी स्पेसिफिकेशन दी है जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है कि जो 20 मार्क्स की डिवाइडेशन है वो किस तरह से है। फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी है वो 25 मार्क्स की है, उसकी भी एचईसी ने एक स्पेसिफिकेशन दी है कि जो 25 मार्क्स की जो अटैम्प्ट आपने देना आपने उसकी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन क्या है, या आपने उसमें से कौन कौन सा पार्ट है जिसको आपने फॉलो करना है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। फिर आप देखेंगे जो फिज़िक्स आपकी है वो 10 मार्क्स की, और जो आपका मैथ है वो 10 मार्क्स का, फिर केमिस्ट्री आपकी वो 10 मार्क्स की। तो ये टोटल बन गए आपके 75। तो अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे 25 मार्क्स हैं एसेस के, वो आपने उसमें 2 तरह के ऐसे, एक आर्गूमेंट ऐसे है वो 15 मार्क्स का है, फिर एक नैरेटिव बेस ऐसे है वो 10 मार्क्स का है। अब स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन यहाँ पे आती है कि जो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो हमारा नैरेटिव बेस ऐसे है वो क्या है, या हमारा जो आर्गूमेंट बेस ऐसे है वो क्या है। तो जो हमारा आर्गूमेंट बेस ऐसे है वो 15 मार्क्स का है। उसमें होता क्या है कि आपने जो दलाइल को लेके आपने जो है बात करनी होती है, यानी कि ऐसे तो आप लिख रहे हैं तो आपने 2 तरफा बात करनी है। तो वो आपके इख्तियार में है कि अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी सपोर्ट पे आप उसको ज़्यादा ऊपर ले जाएं, या उसके हक़ में आप ज़्यादा बात करें, और जो दूसरी साइड आपकी है उसको आप नीचे गिरा लें। तो ये जब आपने ऐसे लिखना है, ये दलाइल के ऊपर मबनी लिखना आपने। स्क्रीन पर वैसे भी मैंने जो है इसका एक कह लें कि इसको जो है काफ़ी ब्रीफली लिख के इंग्लिश में भी और उर्दू में भी मैं दिखा रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर इसको ज़्यादा से डिटेल में मैंने कवर किया है। आर्गूमेंट जो बेस्ड आपका ऐसे है उस पर बेसिकली जो दलाइल हैं उसको लेकर ही बात की जाती है। तो कोशिश आपने करनी है कि एसेस को जब भी आपने अटैम्प्ट करना है, खासकर आर्गूमेंट बेस को, तो इसको ऐसा नहीं करना कि इस पर आप जो मर्ज़ी लिख दें। आपने आर्गूमेंट बेस को जो एचईसी ने इसका रूल एक बताया उसी को आपने फॉलो करना है। अब बात करते हैं कि जो इसका नैरेटिव बेस ऐसे है वो है 10 मार्क्स का, वो किस तरह से होगा। तो जो नैरेटिव बेस आपका ऐसे है वो बेसिकली होता इस तरह से है कि वो एक तरह से आपने कहानी बयान करनी है जिस पे आपकी आप बीती, या आप कह लें कि कुछ आप पे जो गुजरी हो उसके ऊपर लेके आपने कोई भी कहानी आप लिख दें जिस पे आपके जो है इमोशंस को लेके उस पर थोड़ी बहुत बात की गई हो कि अगर आपने अपने फ्यूचर को ग्रो किया है
तो वो किस तरह से किया, आपने कितनी मेहनत की है। तो वो जो हमारा नैरेटिव बेस ऐसे है, जो हमारा 10 नंबर का है बेसिकली वो होता है इसी बेस पर है। तो इस टोटल को अगर कैलकुलेट करें हम तो ये टोटल मार्क्स हमारे 100 बनते हैं। HEC ने इसका एक रूल बताया कि आपके जो 100 मार्क्स की डिवाइडेशन है वो उसने बताई है। फिर इसका टाइम ड्यूरेशन जो है उसमें भी उसने स्पेसिफिकेशन दी है कि आपके जो 75% मार्क्स जो आपके MCQs बेस हैं उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 100 मिनट, और जो आपके एसेज हैं उसके हैं 40 मिनट। यानी कि 40 नंबर पे आप जो 40 आपके मिनट्स हैं वो आपने एसेज अटैम्प्ट करने हैं, और जो 75 आपके MCQs हैं उसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 100 मिनट। यानी कि टोटल को अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आपके नंबर जो आपके मिनट्स बनते हैं वो बनते हैं 140। यानी कि 2 घंटे और 20 मिनट का टाइम ड्यूरेशन आपके पास है, जिसमें आपने ओवरऑल अपनी सारा जो टेस्ट है वो अटैम्प्ट देना है, आपने अब उसको कवर करना है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो इस टेस्ट में जो है बच्चा कितने मार्क्स वाला पास किया जाएगा। तो इस जो है टेस्ट को जब आपने देना है तो कोशिश करनी है कि आपने 50% मार्क्स को लेना है। 50% जो मार्क्स है उसको आपने गेन करना है, क्योंकि 50% मार्क्स ही अगर आप गेन करेंगे तो ही HEC की तरफ से आपको जो रिज़ल्ट कार्ड इशू होगा। तो कोशिश आपने करनी है कि 50% मार्क्स वाले को ही पास किया जाएगा, आपने 50% मार्क्स लेने हैं। इस बात को ध्यान में रख के आप तैयारी करें, क्योंकि HEC ने जो 100 मार्क्स की डिवाइडेशन आपको दी है, जो बताया, उसको बताने का एक मकसद है कि आपने इन्हीं टॉपिक्स को तैयार करना है और इसी बेस पे आपका टेस्ट होगा, और इसी जो पैटर्न के अंदर आपने रह के तैयारी करनी है। सपोज़ अगर आपने अपना टेस्ट जो देना यूसेट का, इसका जब आपने एडमिशन भिजवाया है, एडमिशन भिजवाने के बाद आपके पास जो टाइम लिमिट है वो 2 हफ़्ते हैं या 3 हफ़्ते हैं, तो उसको 3 हफ़्ते में या 2 हफ़्ते में अगर आपने तैयारी करनी है तो तैयारी करने का सबसे बेहतरीन हाल यही है कि जो HEC ने आपको सिलेबस दिया है उसी की आप तैयारी करें, उसी से ही जो है रेलेवेंट आप किताब ख़रीदें और उसी से आप तैयारी करें। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो कोर्स से हट के तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो तैयारी उनको सेल्फ स्टडी की तरफ ले जाएगी, ना कि उनका कोर्स कवर जो होगा। क्योंकि देखें जो वर्बल एबिलिटी है HEC ने उसकी भी डिवाइडेशन दी है, जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी है उसकी भी डिवाइडेशन दी है कि आपने क्वांटिटेटिव एबिलिटी और वर्बल एबिलिटी का जो पार्ट है बेसिकली ये बहुत लंबा है। तो इसलिए उसको देने का एक मकसद है कि आपने इन्हीं टॉपिक्स को तैयार करना है। इन्हीं टॉपिक्स में से आपसे 5-5, 6-6 या 7-7 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपने जब भी तैयारी करनी है, जो HEC की तरफ से आपको उसने एक पैटर्न दिया है, आपने उसी पर रह के तैयारी करनी है, आपने उससे हट के तैयारी नहीं करनी। ऐसा ना हो कि आप अपनी सेल्फ स्टडी की तरफ चले जाए, वो आप करें लेकिन आप तब करें जब आपके पास टाइम ज़्यादा हो या एक्स्ट्रा टाइम आपके पास हो। अब सपोज जब मैंने वही बात जो स्टार्ट में आपको बताइए, अगर आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो आगे बाद 2 हफ़्ते हैं या 3 हफ़्ते हैं, तो 3 हफ्तों में आपने तैयारी भी करनी है। तो आपने जो है ये जो HEC ने जो आपको दिया पैटर्न, आपने इसी पैटर्न में चलना है। तो एक और जो ज़रूरी बात ये है कि स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं, उनसे सबसे ज़्यादा जो बड़ी मिस्टेक ये होती है कि जब उनको पेपर मिलता है, ये जो टिप या कह लें जो ये जो ट्रिक है ये बड़े काम की है। अक्सर स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट पर ही क्या करते हैं, जो क्वेश्चन उनको ठीक लगता है वो फ़ौरन उसको फिलअप कर लेते हैं। तो ऐसा आप ना करें। आपका जो MCQ बेस है उसमें आपको 100 मिनट्स दिए गए हैं। 100 मिनट्स में से आपने 75 जो MCQ है उसको अटैम्प्ट करना है। तो कोशिश आप ये करें कि आपने जब अटैम्प्ट देनी है, उस अटैम्प्ट को देने से कि आपने क्या करना है, जो आपका पेपर आपको मिला है आपने उसको लेके आपने उसको अच्छे से पढ़ लेना। 4-5 मिनट या 10 मिनट उसको आप दें, फिर आप अपनी जो आपको आंसर शीट मिली है, बबल शीट, उसको आप फिलअप करें। ऐसा ना करें कि जल्दी जल्दी में फिल करें, बाद में आप पछता रहे हो। तो लिहाजा जब भी आप अपनी आंसर शीट को फिल करें, आप जो क्वेश्चन शीट आपको मिली है उसको अच्छे से आप पढ़ लें, 10-15 मिनट या 20 मिनट उसको आप दे लें और फिर आप इसकी अटैम्प्ट करें। ये टिप या कह लें ये जो ट्रिक है ये बड़े काम की है। जो स्टूडेंट इसको फॉलो करते हैं और ध्यान से अपनी बबल शीट के ऊपर जब वो आंसर करते हैं तो बाद में उनको पछताना नहीं पड़ता। एक और मेन बात कि जो आपकी आंसर शीट है, अक्सर स्टूडेंट जब उसके बबल को फिल कर रहे होते हैं तो उनका अक्सर जो होता है जो लेट उससे बाहर चला जाता है। तो आपसे करीब देखें कि मैंने जो बताया हुआ है कि जो आपका सही आंसर है वो किस तरह से होगा और जो इनकरेक्ट आंसर है वो किस तरह से होगा। आपने जब भी अपनी बबल शीट को अटैम्प्ट करना है तो ये जो आपका गोल सर्कल है उससे बाहर आपने नहीं जाना, अपना जो है लेड उसके बाहर नहीं लेके जाना, वो सर्कल के आपने अंदर ही रहना है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जिस पे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और आप मार्क्स भी अच्छे जो गेन कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। क्योंकि अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो उन स्टूडेंट के साथ आप लाजमी शेयर करें जो यूसेट की अटैम्प्ट अभी देना चाह रहे हैं या जिन्होंने आफ्टर इंजीनियरिंग
जिनको ई कैट में एडमिशन नहीं मिला और वो HSC का टेस्ट देना चाहते हैं यू सेट का, तो मेरी वीडियो आप उन कैंडिडेट्स के साथ आप लाजमी शेयर करें और मुझे दीजिए इजाज़त, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।